प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छोटी से छोटी इच्छा को भी अमित शाह किस हद तक जाकर पूरा कर सकते हैं, शायद ही कोई पत्रकार लगा सकेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच क्या संबंध है, वो किस तरह से आपसी तालमेल से पूरा भारत विजय करते जा रहे हैं, इसका अंदाजा लगा सकना मुश्किल है। आज से करीब 8-10 साल पहले ममता बनर्जी ने पूछा था ये अमित शाह कौन है, तब अमित शाह ने बताया था, मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं। अमित शाह क्या कर सकते हैं, अमित शाह क्या कर सकने की ताकत रखते हैं, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। बीजेपी ने 294 में से बंगाल की 207 सीटें जीत ली और ये बगैर अमित शाह के संभव नहीं है। हर वो चीज जो नरेंद्र मोदी पाना चाहते हैं या अपने नाम के साथ देखना चाहते हैं, अमित शाह उसे अपना मिशन बना लेते हैं। साल था 2009। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम 7-8 साल से थे, लेकिन तब भी बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन दूर की कौड़ी था, क्योंकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन पर लंबे समय से कांग्रेस काबिज थी। और इसी बातचीत को, इसी कहानी को, या यूं कहें इसी दर्द को नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान यानी अमित शाह जी को बताया कि भाई हम लोग लंबे समय से सरकार में हैं, लगातार चुनाव भी जीत रहे हैं, लेकिन ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन हमारे कब्जे में क्यों नहीं आ रहा है, या फिर हम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये बात का जिक्र केवल अमित शाह से किया गया था। बताया ये जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद, ध्यान दीजिएगा, कुछ ही दिनों के बाद, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सितंबर के महीने में जन्मदिन होता है, जन्मदिन वाले दिन अमित शाह एक लिफाफे के साथ आते हैं। प्रधानमंत्री जो आज के हैं, तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अपने बड़े भाई या राम स्वरूप सहयोगी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और बताया ये जाता है कि वो लिफाफा टेबल पर रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे पूछते हैं कि अमित भाई इसमें क्या है। अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी, आज से आप गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। अमित शाह क्या कर सकते हैं, अमित शाह कितने बड़े रणनीतिकार हैं, अमित शाह की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये एक वाकये से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छोटी से छोटी इच्छा को भी अमित शाह किस हद तक जाकर पूरा कर सकते हैं, शायद ही कोई पत्रकार लगा सकेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच क्या संबंध है, वो किस तरह से आपसी तालमेल से पूरा भारत विजय करते जा रहे हैं, इसका अंदाजा लगा सकना मुश्किल है। आखिर मैंने अमित शाह की ये कहानी आपको क्यों सुनाई, वो इसीलिए क्योंकि बंगाल के विजय में लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे हैं, लोग योगी आदित्यनाथ के रैलियों की चर्चा कर रहे हैं, सुनील बंसल द साइलेंट स्ट्रेटजिस्ट की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है, जो सबसे ज़्यादा दिखा है, जो सामने से हेड ऑन थे, उन अमित शाह की बात उस तरीके से नहीं की गई। आज से करीब 8-10 साल पहले ममता बनर्जी ने पूछा था ये अमित शाह कौन है। अमित शाह उस समय बंगाल के दौरे पर थे और तब अमित शाह ने बताया था, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बंगाल में दिया गया करीब 8-10 साल पुराना बयान है, लेकिन बंगाल जीतते ही ये बयान वायरल हो गया। अमित शाह क्या कर सकते हैं, अमित शाह क्या कर सकने की ताकत रखते हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चूंकि हम लोगों की या आम जनता की दिक्कत ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। डेमोक्रेसी में
जनता आमतौर पर इस बीमारी से ग्रसित रहती है। इसीलिए कई बार लगता है कि उन बातों को याद दिलाया जाना बड़ा जरूरी है। 2014 में उत्तर प्रदेश में जो बानगी अमित शाह ने अपने नेतृत्व की दिखाई, वो दुनिया देखकर दंग रह गई। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि ये तो फ्लूक था, ये हो गया, आगे होगा या नहीं होगा ये भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन 2024 के चुनाव में जब बीजेपी 400 के नारे के साथ 240 पर अटकी, ये सबसे बड़ा झटका अगर नरेंद्र मोदी के लिए था तो उन अमित शाह के लिए भी था कि 2024 आते आते भारत की राजनीति के जानकार उनको भारतीय राजनीति का चाणक्य कहने लगे थे। और अब तो देश की संसद में भी बंगाल चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी चाणक्य कहकर अमित शाह पर तंज कर रही थी। अमित शाह के लिए बंगाल केवल एक चुनावी रण या चुनाव नहीं था, चुनाव से इतर था। बंगाल बीजेपी के लिए एक सपने जैसा है, एक किले जैसा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ था। और बंगाल भेद पाना अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में घुसना जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानते थे। कुछ ऐसा ही हाल बंगाल को लेकर पूरी बीजेपी का था। अगर आप 2021 के चुनावी नतीजे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो बीजेपी 3 से 77 तक चली गई, वही बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 12 या 11 सांसदों तक चली आई। बीजेपी को ये पता था कि बंगाल जीतना बेहद मुश्किल है और अमित शाह ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया। और इसी वजह से 10 साल पुराना वो बयान एक बार फिर से वायरल है, क्योंकि जब बीजेपी बंगाल जीती है तो बीजेपी केवल बंगाल जीती नहीं, बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करके रुकी नहीं है। बीजेपी ने 294 में से बंगाल की 207 सीटें जीत ली और ये बगैर अमित शाह के संभव नहीं है। जानकार ये मानते हैं कि अमित शाह के लिए बंगाल चुनाव एक पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह था, जिसे वो पर्सनली हैंडल करना चाहते थे। बात केवल हैंडल की नहीं है, बात यह है कि जब बीजेपी 400 से 240 पर अटकी, देश भर की पॉलिटिकल पार्टियां मजाक उड़ाने लगी। कहा जाने लगा कि बंगाल का किला अभेद है, कहा जाने लगा ममता बनर्जी इनविंसिबल हैं। उसी बंगाल के चुनाव में अमित शाह ने कुछ ऐसा देख लिया था जहां उन्होंने ये तय कर दिया कि कितने बजे क्या होगा, कितने बजे टीएमसी हार मान लेगी। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह ने चुनावी भाषणों के दौरान जो कुछ कहा वही बंगाल के चुनाव में होता नजर आ गया। दरअसल अमित शाह ने यह तय किया कि बंगाल के चुनाव में कोई छापा नहीं होगा, कोई डराने धमकाने का काम नहीं होगा। अमित शाह ये जानते हैं कि 2021 में उनसे जो अधूरा रह गया था, जो बात उनको 2024 के उस 240 के नंबर में चुभ रही थी, अब बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार जीतने के बाद बंगाल विजय से उस 400 के सपने को साकार कर सकती है 2029 में। विपक्ष का वो खेमा जो खुद को इनविंसिबल समझने लगा था, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, वेस्ट बंगाल में टीएमसी, इन चुनावों में उन तमाम इनविंसिबल नेताओं की हार हुई। अमित शाह ये बतलाना चाहते थे देश को कि इस देश में अगर कोई इनविंसिबल है, जो अविजित है, जिसको हराया नहीं जा सकता है, जो भारत के चुनावी रण में केवल विजय प्राप्त करने आया है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पक्ष में इतिहास का रुख रखने के लिए अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। जानकार ये बताते हैं कि 2021 के चुनाव में कुछ ऐसी चीजें थीं कि बीजेपी को समझ नहीं आया था। मतलब ममता बनर्जी का काडर, ममता बनर्जी की पार्टी
बंगाल में काम कैसे करती है, वो काडर जो वोटर को उनके घरों में कैसे धमका देता है, आखिर वोटर अपने घर से निकलने से कैसे रूठ जाता है या कैसे खुद को रोक लेता है। ये पूरा का पूरा चुनावी तंत्र या चुनावी इकोसिस्टम जो डेवलप कर लिया है टीएमसी ने वेस्ट बंगाल के अंदर, इसकी फंक्शनिंग कैसे है। टीएमसी का काडर और बंगाल की पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रही थी और यही चीज समझने में बीजेपी को काफी समय चला गया। और जब इस बात को अमित शाह ने क्रैक कर लिया कि बंगाल में बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी या सत्तारूढ़ दल आखिर चुनाव जीत कैसे रहे हैं, आज के दौर में जब तमाम चुनावी दल ये कह रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है और जब चुनाव आयोग तमाम दलों को बुलाता है कि आइए हैक करके बताइए, कोई चुनावी दल नहीं पहुंचता है। लेकिन उसी ईवीएम के दौर में कैसे लोगों को मतदान बूथों तक जाने से एक पॉलिटिकल पार्टी का काडर रोक पा रहा है। आखिर बंगाल का क्लब कल्चर क्या है, आखिर बंगाल जिस बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोच रहा है देश उस बात को 10 साल बाद सोचता है, यानी बंगाल फ्यूचर देखता है। लेकिन जब देश ने 2014 में एक विकल्प को सोच लिया तो आखिर बंगाल उस तरफ किन कारणों से नहीं मुड़ पा रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब जब अमित शाह को मिल गया, अमित शाह ने यह तय कर दिया कि बंगाल के उस किले को हर हाल में भेदना है। शाम दाम दंड भेद। सत्ता के बारे में एक चीज कही जाती है दर्शकों कि अगर आपके पास विचारधारा है, आपके पास विचार है, लेकिन आपके पास कुर्सी नहीं है, सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, तो फिर आपकी विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। आपकी मानसिकता या आपकी सोच का या जो भी बदलाव आप समाज में या देश में करना चाहते हैं, बगैर सत्ता बगैर कुर्सी के व्यापक तौर पे आप उसको नहीं कर सकेंगे। ये बात बीजेपी बेहतर समझती है, खासकर अमित शाह बहुत अच्छे से समझते हैं। और यही कारण है कि वो ये जानते थे कि जब तक बंगाल का विकास नहीं होगा, बगैर बंगाल के विकास के भारत 2047 का वो सपना पूरा नहीं कर सकता है। बंगाल में जो ये 207 का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये अमित शाह के नेतृत्व, उनकी रणनीति और आधुनिक चाणक्य का जो तमगा उनको दिया गया है, ये सब उसके साथ फिट बैठता है। क्योंकि मैंने आपको वो गुजरात का किस्सा सुनाया, हर वो चीज जो नरेंद्र मोदी पाना चाहते हैं या अपने नाम के साथ देखना चाहते हैं, अमित शाह उसे अपना मिशन बना लेते हैं। एक दौर में जब बीजेपी के लिए उड़ीसा लग रहा था कि नहीं हो सकता है, अमित शाह ने उड़ीसा भी बीजेपी की खाते में डाल दिया। जब लगा कि बंगाल भी मुश्किल है, नहीं कर सकती, इस बार अगर बीजेपी बंगाल हार जाती, अपोजिशन का क्या हाल होता आपको अच्छे से पता है। लेकिन बंगाल की हार से पूरा अपोजिशन सदमे में है। जिस अपोजिशन को लगा था लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी हिटलर है कि नैरेटिव से, उसने 2024 में बीजेपी को पछाड़ दिया। आज वही विपक्ष अब ये सोच रहा होगा कि 2029 में 400 का सपना पूरा हो सकता है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, साथ ही अमित शाह के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।